तो आपको बताते हैं टाइडल एनर्जी क्या चीज होती है। देखो सी को हमने पता लगा लिया कि 3 तरीके से हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं यूजिंग द सी। तो टाइडल एनर्जी क्या चीज होती है, अभी आपको बताया था, ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ मून, चांद की ग्रेविटेशन के कारण, एंड इवन सम टू सम एक्सटेंट, और कुछ हद तक, ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर इन ओशियन चेंजेस ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार पानी उतरता और चढ़ता है। द लेवल ऑफ वाटर इज हाई, जब ये लेवल हाई होता है तो इसका मतलब हाई टाइड होता है, जब लेवल लो होता है तो उसको लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये समुद्र है, यहाँ पे जब पानी चढ़ा तो ये देखिए क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये समुद्र है, समुद्र का ये किनारा है, जब पानी चढ़ा तो हाई टाइड आया तो पानी पीछे की तरफ में आ जाता है, ये यहाँ पे उठा के इसको इकट्ठा कर लिया, रिजर्वॉयर बना लिया, जैसे बांध बनाते हैं ना, ऐसे बना लिया। फिर जब पानी जब उतर जाएगा लो टाइड के कारण तो यहाँ पे पानी इकट्ठा रह जाता है, उसको हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छोड़ते रहते हैं धीरे 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 करके। उससे क्या होता है, हम कैसे छोड़ते हैं, जैसे बांध के अंदर छोड़ते हैं, नीचे यहाँ पे टरबाइन लगा ली, टरबाइन लगाने से क्या होगा, अब वो ऊपर से पानी गिरेगा और ये हमारी टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी। ठीक, डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स आर बिल्ट नियर सी शोर्स टू कलेक्ट द वाटर विच कम्स ड्यूरिंग अ हाई टाइड, जो कि हाई टाइड के दौरान पानी आ जाता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। टर्बाइंस इन द बैरियर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इन जो बैरियर्स के अंदर होते हैं, ये बैरियर्स है, बैरियर का मतलब रुकावट, यहाँ पे जो टर्बाइन लगी होती हैं वो बिजली को पैदा करती हैं। एज अ टाइड फ्लड्स इनटू द रिजर्वॉयर, जैसे ही टाइड्स इन रिजर्वॉयर के अंदर फ्लड करते हैं, मतलब फ्लड का मतलब जब भर देते हैं इनको। Once a tide outside the barrier has receded, जब इसके बाहर का टाइड नीचे उतर जाता है, पानी पीछे की तरफ चला जाता है, water retained can then be released, और तो इसके अंदर जो पानी भरा रह जाएगा उसको फिर अपने हिसाब से हम रिलीज करते हैं टर्बाइंस के ऊपर, जिससे कि हम बिजली बना सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब वेव एनर्जी, वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड और ओशन सरफेस। वेव्स बनती कैसे हैं भाई, समुद्र के अंदर हवा या फिर ओशियन सरफेस की मूवमेंट के कारण, जो समुद्र के अंदर की जो ओशियन की जो सरफेस है वो भी मूव करती है, भूकंप से और बहुत सारी प्राकृतिक चीजें होती हैं उसकी वजह से, लेकिन जनरली वेव्स हवा की वजह से ही बनती हैं। ठीक, अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन प्रपोज टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द वेव, बहुत सारी तरह की एक एनर्जी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी अभी इस चैप्टर के अंदर 10वीं क्लास में आपको नहीं बताई गई है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं जो कि बहते हुए पानी से, देखिए कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो कहीं ना कहीं पे काम कर रही है, वर्कआउट कर रही है, और अगर वर्क हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एनर्जी यूज हो रही है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक, और किसी भी चीज की मूवमेंट बिना एनर्जी के नहीं हो सकती, इसका मतलब हर चीज जो भी मूव कर रही है वो वर्क है। ठीक, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था, इस बार हम दोबारा से भी थोड़ा बहुत कर लेंगे इसको। ठीक है, चिंता मत करना। तो क्या हो गया कि उसी एनर्जी को जो कि समुद्र की लहरों के कारण की मूवमेंट के कारण होती है, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी इस तरह की मशीनें बनी होती हैं, उस एनर्जी को हम डायनामो का मतलब वही होता है अपने जो जिससे हम बिजली बनाते हैं। डायनामो क्या चीज होता है, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो साइकिलों के ऊपर है ना, हैंडल के पास में एक लाइट लगी होती है, कि आप जितनी ज़्यादा तेज पैडल मारोगे, जितनी ज़्यादा चलोगे, और वो लाइट उस टाइम पे रात के टाइम के ऊपर उसके अंदर जल जाएगी। उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी तो सेम प्रिंसिपल होता है ना, आपका पहिया घूम रहा है, एक मैग्नेटिक 2 मैग्नेट्स ले लिए, उनके बीच में एक कॉइल ले ली, वो कॉइल ऐसे करके तेज घूमती है पहिए के घूमने के कारण, उससे कारण क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एक बैटरी के अंदर सेव हो जाती है, उस बैटरी से आपका वो लाइट जलती है, उसको बोलते हैं डायनामो। सेम प्रिंसिपल होता है टर्बाइंस के लिए, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब थर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है, Ocean thermal energy is renewable energy technology that harness the solar energy absorbed by the oceans to generate electric power। अब आपको ये पता है कि सूरज की किरणें जब पानी के ऊपर पड़ती हैं तो पानी एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत मतलब कि थोड़ा सा देर लगाता है
गर्म होने में और ठंडा होने में भी, ये आपने हमेशा से पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है। यही पानी ओशन के जो सरफेस होते हैं सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि बिजली बनाने के काम आते हैं। सन्स हीट वार्म्स द सरफेस, जब सूरज की रोशनी सरफेस पे पड़ती है पानी के, तो सरफेस का मतलब सतह पे पड़ती है, तो ऊपर ऊपर का पानी जो होता है, देखो समुद्र बहुत गहरा होता है, ऊपर ऊपर का जो पानी होता है वो उसका टेम्परेचर, और जो बहुत गहरे के अंदर जो पानी होता है उसका टेम्परेचर में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है। मतलब नीचे तो ठंडा है और ऊपर गर्म हो रखा है। दिस क्रिएट द ओशंस नेचुरली अवेलेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से एक नेचुरल रूप से एक टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है ऊपर की सतह में और नीचे की सतह में, जिसे हम थर्मल एनर्जी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एनर्जी एक हीट एनर्जी भी होती है ना। अब हीट भी एक तरह की एनर्जी है, ये भी एक तरह की वर्क डन है इसमें भी, कि आपका, और हीट का क्या फॉर्मूला होता है, हीट का मतलब आपको क्या, आपकी बेसिक चीज होती है कि हमेशा ठंडी चीज के ऊपर गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ हमेशा हीट ट्रांसफर करती है, और जो भी चीज ट्रांसफर करती है तो इसका मतलब फिर से मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती है तो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है तो एनर्जी, ठीक। अब वर्किंग फॉर थर्मल प्लांट्स, ओशन थर्मल प्लांट्स के लिए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड लेयर शुड बी एटलीस्ट 20 डिग्री। ये उन्हीं जगह पर संभव है जहां पे बहुत ज्यादा तीखी धूप पड़ती है। उससे क्या होता है कि नीचे के पानी में ऊपर के पानी में 20 डिग्री तक का डिफरेंस आ जाता है। ये 20 डिग्री का डिफरेंस बहुत होता है। कई सारे इस तरह के फ्लूइड्स होते हैं, इस तरह के तरल पदार्थ होते हैं जो कि इतने से के अंदर ही उबल जाते हैं, जैसे कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वो 16-17 पे ही उबलना शुरू कर देता है। पानी 100 डिग्री पे उबलता है ना, ये 16-17 पे कर देता है। 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस हमने अटेन कर लिया और हमने अमोनिया जैसी चीज को उबाल दिया। अब जो भी चीज उबलेगी उससे वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो वेपर एक्सपेंड्स, वो वेपर्स का मतलब भाप बनेंगी, और वो भाप से हम टरबाइन घुमा लेते हैं, जिससे कि जनरेटर के अंदर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इन्हीं वेपर्स को फिर दोबारा से सी वाटर, जो कि मतलब कि जो ठंडा पानी था उसके थ्रू ठंडा कर लिया जाता है। अब ये भाप दोबारा से लिक्विड अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसको हम दोबारा से अगले दिन जब दोबारा से डिफरेंस अटेन होता है 20 डिग्री का, तो हम उसको फिर से यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये एक बार फिक्स कर दो तो अपना चलता रहेगा। समझ गए ना। मतलब कि ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर समुद्र के अंदर, यहाँ पे मान लो ये हो गया अपना हॉट वाटर, ये हो गया आपका कोल्ड वाटर। हॉट वाटर में इसलिए बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा वार्म है, यहाँ पे आपको 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करवा लेना है। सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज इतनी तेज है जैसे कि अफ्रीका के आसपास के समुद्रों के अंदर के ऊपर की लेयर बहुत गर्म होगी पानी की, नीचे की ठंडी रह गई। यहाँ बीच में आपने क्या किया, अपने इक्विपमेंट्स लगा दिए यहाँ पे, जो कि अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, इस टेम्परेचर, ये जो 20 डिग्री का जो फर्क आ गया उसकी वजह से अमोनिया बॉईल करने लग गया। ये बॉईल करने लग गया तो फिर हमने इसके बॉइलिंग को किस चीज में यूज किया भाई, इसके जो वेपर्स बनने लग गए, वेपर्स का मतलब भाप बनने लग गई अमोनिया की। फिर उसको हमने क्या किया, उन भाप के अंदर एक प्रेशर होता है जिससे हमने टरबाइन घुमा ली। यहाँ पे हमने कुछ सिस्टम ऐसा कर दिया कि समुद्र के अंदर ही यहाँ पे टरबाइन घूम रही है, या फिर हमने यहाँ से पाइप लेके ऊपर सरफेस के ऊपर यहाँ टरबाइन रख ली और यहाँ पे टरबाइन घूम रही है। टरबाइन घूमना मतलब बिजली बन गई है। फिर जब ये हमारा काम हो गया है तो फिर ये जो बाकी का जो नीचे वाला ठंडा पानी है, इसकी सहायता से हमने इसको फिर ठंडा भी कर लिया। किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होगा तो उसका कूलिंग पॉइंट भी उसी हिसाब से होगा, है ना। तो हमने उसको ठंडा कर लिया, वो दोबारा से फिर हमारे यूज़ में फिर से आ जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी अमोनिया, जिसको हम अगले दिन जब दोबारा से ये 20 डिग्री का टेम्परेचर अटेन हो जाएगा सूरज निकलने के बाद, हम फिर से यूज़ कर लेंगे, ठीक। दिस इज कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग साइकिल। और इस तरीके से हम लगातार अपनी बिजली बनाते रह सकते हैं। ओके जी। जियोथर्मल एनर्जी, अच्छा ये जो भी आपने पढ़ा ओशन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर हो जाएंगे ना, आपको डिटेलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली जब आप क्या कहते हैं अपना ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर और मास्टर्स लेवल के ऊपर, तब आप इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है,
ओके, सो डोंट वरी कि नहीं बस इतना सा ही पता चला, लेकिन अभी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या चीज होती है? जियो का मतलब होता है जियोग्राफिकल, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी, आपको पता ही है। हीट फ्रॉम द अर्थ कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्स इन मेनी वेज। जैसे कि समुद्र की सतह के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं और टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम टरबाइन घुमाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम में लेते हैं। इसी तरीके से हम धरती के ऊपर भी जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है सूरज की किरणें पड़ने से, उसको भी हम यूज करके अपना एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। दिस हीट एनर्जी नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। दिस थर्मल एनर्जी इज कंटेन्ड इन द रॉक एंड फ्लूइड्स बिटवीन अर्थ क्रस्ट। अब देखिए, आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी बनी हुई है कैसे? क्रस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर मेंटल, फिर कोर, है ना, ऐसे करके बनी हुई है ना ये। तो थर्मल एनर्जी, इनके बीच में आपको ये भी पता है कि बहुत सारे लिक्विड्स मिलते हैं, ठीक। हॉट स्प्रिंग्स देखे हैं आपने, सुना होगा, चश्मे जिसको बोलते हैं, गुड़गांव के सोना के अंदर हैं। आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएं जी, खासकर ऋषिकेश के अंदर आपको मिल जाएंगे चश्मे हैं, गर्म पानी निकलता है नेचुरली, ठीक। वो किसकी वजह से निकलता है? अब जहां जहां पे ये वाले सोर्स मिलते हैं। अ थर्मल एनर्जी इज कंटेन्ड इन द रॉक एंड द फ्लूइड्स बीनीथ अर्थ क्रस्ट। हमारी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और पहाड़ों, जो काफी सारे जो पत्थर जो नीचे हो जाते हैं, उसके बीच में जो चीज फंस जाती है, ठीक है, जो लिक्विड फंस जाता है, वो कई बार टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उबलने लग जाता है। इट कैन बी फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड टू सेवरल माइल्स बिलो द सरफेस। ये हमारे ग्राउंड से बहुत माइल्स नीचे तक भी मिलता है। आपको पता है कि छोटे छोटे क्रैक्स भी बने होते हैं। धरती का इंटरनल पार्ट बहुत गर्म है, उन छोटे छोटे क्रैक्स के थ्रू लावा भी निकलता है कई बार, है ना। वो लावा जब कई बार इन पानी के इस दो पहाड़ों या फिर सरफेस के बीच में ट्रैप्ड पानी के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है, ठीक, जिससे वो उबलने लग जाता है और वो कहीं ना कहीं से उबलने के बाद में निकलने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे गर्म पानी निकलता है। एंड इवन फादर डाउन टू द एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। ये मैग्मा वही होता है जो बिल्कुल मोल्टन रॉक्स, जो कि पृथ्वी के अंदर जो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण ये पहाड़ वगैरह, पर्वत, रॉक्स वगैरह, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, पिघल जाते हैं, उसको मैग्मा बोलते हैं। अर्थक्वेक्स एंड मैग्मा मूवमेंट। और ये अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, ये मैग्मा मूवमेंट ब्रेक्स अप द रॉक कवरिंग। कई बार यहाँ से अपने जो रॉक्स की जो कवरिंग होती है, देखिए लेयर दर लेयर बनी है ना पृथ्वी, तो है ना, जो क्रस्ट वाला जो ऊपर वाला एरिया है, ये भी लेयर दर लेयर बना है। बहुत सारी, जब आप देखो हैंडपंप लगाते हो, ट्यूबवेल लगाते हो, तो कितनी नीचे तक बोरिंग करनी पड़ती है ना। तो पानी कई बार तो मिट्टी मिट्टी आती रहती है, फिर पानी आता है, फिर कहते हैं कि पत्थर आने शुरू हो गए, फिर और नीचे फिर दूसरी लेयर शुरू हो गई, फिर तीसरी लेयर शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर मीठा पानी नहीं निकलता, पहले नमकीन पानी निकलाता है, नीचे और खुदाई करी तो मीठा पानी आ गया। तो इसका मतलब लेयर दर लेयर बने हुए हैं ना ये, है ना। इसलिए तो इन्हीं लेयर्स के बीच में जो पानी फंसा होता है, तो कई बार पृथ्वी के अंदर से ये जो मोल्टन वाला जो सिस्टम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, वो कुछ क्रैक्स बन जाते हैं जो इस पानी के संपर्क में आ जाते हैं, वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक के कारण या किसी और कारण से। तो वो वहाँ पे वो पानी उबलने लग जाता है, क्योंकि हीट आती है अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, और वो पानी वहाँ पे उबलने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। और फिर जो चीज़ गर्म होएगी तो वहाँ से स्टीम निकलेगी। स्टीम का मतलब भाप निकलेगी, है ना। वो स्टीम क्या करती है, वो हमारे पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आके जमने शुरू हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं से ऐसी जगह पे ऐसा मिलने दिखने लग जाता है कि वहां से भाप आ रही है बहुत प्रेशर के साथ में, जैसे कि कुकर की सीटी लगती है ना, ऐसे भाप निकल रही है धरती के अंदर से। दिस प्रोसेस इज नोन एज गीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गीजर। और ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं, GEYSER। एंड दैट रीजन वेयर हॉट वाटर एक्यूमुलेट्स इज नोन एज हॉट स्प्रिंग्स। जहां से भाप निकलती है, ये सारा प्रोसेस होता है, उसको गीजर बोलते हैं। और जहां पे वो गर्म पानी निकलता है, उसको हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। द हॉट वाटर एंड द स्टीम, और ये हॉट वाटर और ये स्टीम दोनों की दोनों कैन बी ट्रैप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
ये दोनों जहाँ पे जैसे हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, गर्म पानी टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, या फिर ये जो भाप जो डायरेक्ट निकल रही है इससे हम दोबारा से वही टरबाइन घुमा सकते हैं, ठीक, और दूसरे काम भी कर सकते हैं। इन सम और टरबाइन घूमेगी तो इसका मतलब हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। इन सम जियोथर्मल प्लांट्स द स्टीम ट्रैप्ड इन द रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टरबाइन एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको कहीं पे मान लो दूर कहीं पहाड़ों के ऊपर से इस तरीके से पाइप्स के वहाँ पे स्टीम निकल रही है, उसको हमने क्या किया कि उसके ऊपर एक पाइप लगा दिया, उस पाइप के थ्रू हमने स्टीम को कलेक्ट कर लिया और उससे हमने टरबाइन घुमा ली अपनी, ठीक है, टरबाइन के जो शाफ्ट से घुमा लिए और हमारी बिजली जनरेट हो गई। ओके, एडवांटेज क्या हो गया भाई? एडवांटेज सबसे बड़ा तो ये फ्री का सोर्स ऑफ है। कहाँ तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो जैसे पानीपत है, रेलगाड़ियां हमारी लग जाती हैं कोयले की, है ना, यहाँ पे हमारा फ्री के अंदर काम होने लग रहा है। मोस्ट पावर प्लांट्स नीड स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे यूज फॉसिल फ्यूल्स टू बॉयल वाटर फॉर स्टीम। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला इत्यादि, डीजल इत्यादि। यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टीम जो धरती से नेचुरली निकल रही है और निकलती जा रही है उसको हम यूज कर लेते हैं, इसलिए बहुत ही चीप पड़ता है और बिल्कुल फ्री के बराबर पड़ता है बिजली बनाने के लिए। राउंड द क्लॉक हमेशा चलता रहता है, पोल्यूशन फ्री, कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई कोयला नहीं जलाना पड़ रहा। डिसएडवांटेज हर जगह नहीं मिलता भाई, बहुत ही लिमिटेड साइट है इसकी, ठीक है, वेरी फ्यू वाइबल साइट्स। ओके, तो ये पढ़ लिया आपने जियोथर्मल एनर्जी क्या चीज होती है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स कम ऑन अ वेरी एडवांटेजियस, वेरी डेंजरस सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि आज की डेट के अंदर बहुत ज्यादा यूज भी हो रही है। न्यूक्लियर पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन रिलेटिवली लार्ज एटम्स लाइक एटम्स ऑफ यूरेनियम, थोरियम आर स्प्लिट बाय शूटिंग न्यूट्रॉन्स ऑन देम। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद है पिछले साल जो हमने पढ़ा था कि उसने एक एटम लिया और क्या कहते हैं बीच में उसको शूट करवाया, किससे, रेज ऑफ, किस चीज की रेज थी वे अब आप ध्यान दीजिएगा, उसको दोबारा से एक बार देखिएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया, बार बार बोलने से आप फिर खुद तो कुछ नहीं करेंगे, है ना, पर मैं ये बता देता हूँ कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे ही हुई थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर, थी ना। अल्फा रेज, गामा रेज को इससे हिट करवाया गया था, एक इस तरह का मीडियम बनाया गया था। अब अगर यही चीज, यही एटम अगर यूरेनियम और थोरियम, ये हमारे इंडिया के अंदर बाय द वे क्या मिलता है, हमारे इंडिया एक न्यूक्लियर देश है, हमारा इंडिया भी, हमारे यहाँ पे सी शोर्स के ऊपर और काफी सारे इलाकों के अंदर थोरियम मिलता है। इस थोरियम को हम, या यूरेनियम, इसको हम इनके एटम्स को लेके न्यूट्रॉन्स के थ्रू शूट करवाएं तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि अनकंट्रोल्ड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और इससे क्या बनता है, इससे क्या बनते हैं हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और अगर फिजन फिर भी कंट्रोल्ड होता है और फ्यूजन तो अनकंट्रोल्ड होता है, मतलब कि अगर एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। और ये फ्यूजन कहाँ होता है, ये फ्यूजन होता है सूरज के ऊपर। मतलब ऐसे बहुत सारे एटम्स, कई सारे परमाणु बम हमेशा हर मिनट फटते रहते हैं सूरज के ऊपर, इस वजह से वो इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वहां पे फ्यूजन प्रक्रिया होती है, कभी भी ना रुकने वाला चेन रिएक्शन, ठीक है, जिससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। फिजन जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, जो कि अभी तक 2 गिरे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, विच क्लेम्ड नियर अबाउट 40 lakhs लाइफ, 40 लाख के आसपास लोगों की जिंदगी ली थी जिसने। और उनके अंदर वो क्या, किस चीज के एग्जाम्पल थे, वो थे फिजन के, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम अगर बम बनाने के उसमें प्रयोग करते हैं तो ये एक विनाशकारी है, लेकिन इसी चीज को अगर हम कंट्रोल करके अपने एनर्जी प्रोड्यूस के लिए लाएं तो ये बहुत ही विकासकारी नीति है। ये हमारे लिए, ये जो फिजन और फ्यूजन है, फ्यूजन तो खैर अनकंट्रोल्ड होता है, पर ये जो फिजन रिएक्शन है
ये हमारे लिए, हम इसको बम बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और हम इससे हमेशा के लिए बहुत ही सस्टेनेबल फॉर्म के अंदर हमेशा प्रयोग में आने वाली एक एनर्जी भी फॉर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, जो कि चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। ठीक, इस एटम को स्प्लिट करके जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। द रिजल्टिंग हीट इज यूज्ड टू बॉयल वाटर। इस हीट से पानी को बॉयल किया जाता है जिससे स्टीम बनाई जाती है। अल्टीमेटली हमारे को स्टीम बनानी है, पानी बॉयल करना है और हमारे को अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेनी है। चेन रिएक्शन क्या चीज होती है? इफ इट ट्रिगर वन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम एक बार न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को शुरू कर देते हैं, अ चेन रिएक्शन स्टार्ट्स, एक चेन बन जाती है उस रिएक्शन की, मतलब वो होता चला जाता है अनकंट्रोल्ड। इन चेन रिएक्शन पार्टिकल्स रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम्स स्ट्राइक अदर यूरेनियम एटम्स, और यूरेनियम के एक एटम से, अब एटम्स को बार बार बताने की जरूरत नहीं होती ना आपको, एटम क्या चीज होती है ये तो मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। एलिमेंट्स हमारी प्रकृति में मिलते हैं तीन तरह के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और उन्हीं के अंदर आते हैं यूरेनियम भी एक तरह का एटम है। याद होगा कि नीचे वाली एक टेबल थी, जो अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखें तो नीचे की साइड के अंदर कुछ टेबल्स, एक तो ऊपर की साइड थे, नीचे की साइड वाले ने बोला था कि इसको ये थोड़े एडवांस है, इनको छोड़ दो। ये एडवांस वाले हैं ना, वहीं पे यूरेनियम मिलता है, ठीक है, वहीं पे आता है। मेरे ख्याल से U35 235 के आसपास में इसका एटॉमिक नंबर होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई विल लेट यू नो लेटर। लेकिन उसी के एटम्स के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। यूरेनियम, थोरियम, पहले थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके एटम्स के बीच में स्ट्राइक करवाया जाता है न्यूट्रॉन से, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो चलता ही रहता है और एक बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस हीट एनर्जी से हम पानी उबाल लेते हैं, भाप बना लेते हैं और टरबाइन घुमा लेते हैं। द पार्टिकल रिलीज बाय दिस फर्दर स्प्लिट अदर एटम्स इन द चेन प्रोसेस, और इसको एक चेन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी। एडवांटेज क्या है? कैन प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि 1 किलो कोल, अगर 1 किलो हम कोयले को जलाएं तो उसके थ्रू एक आपको कंपैरिजन बताया हुआ है, अगर 1 किलो कोयला हम जलाएं, जो कि हमारा पानीपत पावर प्लांट है, अगर वैसे हम बिजली बनाएं तो 1 किलो कोल से हम एक बल्ब 8 घंटे तक जला सकते हैं, मतलब कि इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम 1 किलो यूरेनियम जलाएं तो उससे हम वही बल्ब 3 × 10⁴ ईयर्स तक, मतलब 3 के पीछे 14 बार 0 लगा दो, इतने सालों तक हम उस बल्ब को जलाए रख सकते हैं। 1 किलो यूरेनियम। अब कंपैरिजन समझ में आया कि कितना ज़्यादा हम ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज